जो नया एडमिनिस्ट्रेशन है वो ट्रंप पहले वाले ट्रंप से भी ज्यादा आक्रामक दिख रहे हैं हर मुद्दे पर, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो या कुछ हो। आप देखिए कि वे जब अपने दोस्तों को और अपने पड़ोसियों को नहीं बख्श रहे हैं तो वो आपके साथ क्या रियायत करेंगे जी। तो मैं समझ रहा हूं, मेरे कहने का मैं जिस तरफ से देख रहा हूं कि देखिए आप एक छोटी अर्थव्यवस्था है, आप जो आपका दुनिया के बाजार में कुछ एक देश है जिनके साथ आप प्रॉफिट में है और आपका इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा है, हम व्यापार घाटा वाला देश है, हम टोटली अगर हमारा देखें निर्यात आयात तो वैसी स्थिति में एक फायदे वाले ग्राहक के साथ और ये जानते हुए कि अभी जो नया एडमिनिस्ट्रेशन है वो ट्रंप पहले वाले ट्रंप से भी ज्यादा आक्रामक दिख रहे हैं हर मुद्दे पर। साथियों नमस्कार। नरेंद्र मोदी के परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर भारत को धमकी दी है और तमाम उन देशों को धमकी दी है जो कि अमेरिका पर टैरिफ्स लगाते हैं, अमेरिका पर ट्रंप के अकॉर्डिंग अनरियलिस्टिक टैरिफ लगाते हैं। और अब अमेरिकी प्रशासन, डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन उतना ही टैरिफ उन देशों पर लगाने जा रहा है जो कि आर्थिक तौर पर अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या यह असल में नुकसान है? क्या इसका जवाब भारत या अन्य देश देने वाले हैं? क्या इसका असर होगा भारत की राजनीति और भारत की अर्थव्यवस्था पर, भारत के ट्रेड पर? इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार डॉक्टर प्रकाश केरे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। सर, पहला सवाल तो यही है कि नरेंद्र मोदी के सामने ही बैठकर डोनाल्ड ट्रंप कह देते हैं कि जितना टैक्स आप लगाते हैं उतना ही टैरिफ हम लगाएंगे, और नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कह पाते हैं इस पे। क्या कहेंगे सर इस पे? देखिए, वो तो सभी देशों के लिए कह रहे हैं और ट्रंप का अपना स्टाइल है बात करने का और तमाम नेता जानते हैं। जैसे अगर आपने पिछले ही दिनों देखा जेलेंस्की के साथ जिस तरीके से बात हुई, या उन्होंने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को बोल दिया कि क्या आप अकेले रूस से लड़ लेंगे क्या, तो इस तरीके की बातें करना, या कल वो जो अपने कांग्रेस में जो उन्होंने भाषण दिया उसमें भी जिस तरीके से उन्होंने अपने विपक्षियों पर हमले किए और अपने काम को बढ़ा चढ़ा के बताया, एक तो वो है कि उनका स्टाइल है। दूसरी चीज की रही बात जवाब देने की, तो आप देख रहे हैं कि 3-4 तरीके के रिएक्शंस हैं दुनिया में। जैसे चीन और कनाडा और मेक्सिको ने कह दिया कि हम भी टैक्स लगाएंगे, चीन ने लगा भी दिया। फिर बात हुई कि विश्व व्यापार संगठन में हम इस मसले को ले जाएंगे कि जो ट्रंप की ये जो टैरिफ नीति है वो ठीक नहीं है, इंटरनेशनल जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं। तो अलग अलग रिएक्शन है। कई लोग कह रहे हैं, जैसे जापान या साउथ कोरिया या ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको कुछ छूट मिले। और भारत, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं जो हम लोगों को अलग अलग, जैसे ब्लूमबर्ग ने काफी रिपोर्टिंग की है, ब्लूमबर्ग ने तो इतना कह दिया कि भारत सरकार ट्रंप को खुश करने के लिए कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रही है, कुछ ज्यादा ही प्रयास कर रही है। तो एक तो अलग अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है कि भाई, और मैं समझता हूं कि जो कि ट्रंप के वाइस प्रेसिडेंट ने कुछ दिन पहले कहा भी, हालांकि वो बात उन्होंने जेलेंस्की मीटिंग से पहले कही थी और जेलेंस्की के हवाले से कही थी, कि सार्वजनिक रूप से प्रेसिडेंट के बारे में आप कुछ बोलकर उनके रवैये में बदलाव नहीं ला सकते। अगर आप बोलेंगे तो वो और ज्यादा जो है उनका रिएक्शन खड़ा हो सकता है। तो एक तो ये भी रहता है, कई बार हो सकता है कि हमारे प्रधानमंत्री या कुछ देशों के नेता उस तरीके से थोड़ी सी सावधानी बरत रहे हों। लेकिन देखिए, एक चीज यहां पर यह समझने की बात है जो कि आमतौर पे हमारे देश में भी डिस्कशन में बात नहीं आ पा रही है, कि कुछ ही सामान ऐसे हैं जिन पे कि हम लोग बहुत ज्यादा टैरिफ लगाते हैं, जिसको कि ट्रंप भी बोल रहे हैं कि कार पे ये लोग 100%, 125% लगाते हैं। जी। देखिए, जो लग्जरी आइटम्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन हैं जिन पर कि हमारा अमेरिकी इलेक्ट्रिक वाहनों पर 125% शुल्क लगाया जाता है। ये मैं जी, रेट्रोफिटेड है जो कि भारत में नहीं बनते हैं। भारत में बनते हैं, लेकिन भारत में हमारा जो व्हीकल इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो उसको प्रोटेक्शन करने के लिए क्या होता है कि आप बाहर से जब गाड़ी खरीदेंगे
तो सरकार उस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाती है ताकि अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन दिया जा सके। तो एक तो हो गया कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का। एक प्रोडक्ट है जिस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाया जाता है, वो है अमेरिकी शराब और मोटरसाइकिल है, हार्ले डेविडसन वगैरह जो महंगी मोटरसाइकिल्स हैं। देखिए मैं आपको थोड़ा सा डेटा यहां पे दूं कि हम जितना वहां से इंपोर्ट करते हैं उसमें केवल 4% प्रोडक्ट्स जो हैं उन्हीं पर भारत में 30% से ज्यादा टैक्स है, टैरिफ है। 30% से लेके 125% तक आप जोड़ लीजिए। 80% जो सामान वहां से आता है उन पर 20% से कम टैक्स हमारे यहाँ। 63% से ज्यादा कैटेगरीज में जो चीजें आती हैं उनका टैरिफ जो है 10% से कम है। करीब 18% उत्पादों पे 10% से 20% के बीच में टैरिफ है। केवल 20 उत्पाद ऐसे हैं जिन पर कि 100% शुल्क लगाया जाता है। तो आप ये समझ लें कि 20 प्रोडक्ट हैं जिन पे 100% से ज्यादा लगाए रहे हैं टैक्स हमारे यहाँ, और टोटल अमेरिकी आयात में केवल 4% प्रोडक्ट्स। और दूसरी चीज की यह बात ठीक है कि हमारे रेवेन्यू पे असर पड़ सकता है, ये एक चीज है, लेकिन ये भी देखा जा सकता है कि अगर वो चीजें ज्यादा बिकेंगी तो सरकार जीएसटी वगैरह से उसको कुछ हद तक जो है वो कंपनसेट कर सकती है। और दूसरी चीज कि वो चीजें ऐसी हैं जिससे कि आपके मार्केट में ऐसा नहीं होगा कि आपके अपने प्रोडक्ट्स के लिए दिक्कत हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि टैक्स कम हो जाएगा तो सारे लोग जो है हार्ले डेविडसन खरीदने लगेंगे और कोई हीरो मोटरसाइकिल नहीं खरीदेगा। ऐसा नहीं होने जा रहा है, क्योंकि टैक्स कम भी होगा तभी भी उसकी कीमत लाखों में होगी। अब मान लीजिए कि टेस्ला की एक गाड़ी आ रही है 70 लाख की, तो हमारे देश में 70 लाख कितने लोग हैं कि जो है 70 लाख की गाड़ी? नहीं सर, जो लोकल मार्केट प्रोटेक्शन का सवाल है, अगर 125% टैक्स है उस पे, तो सीधा सीधा कीमत जो है आधी हो जाएगी और कंपटीशन में आ जाएगा टेस्ला। जो टेस्ला का पूरा जो है फॉर्मूला था वो कंपटीशन में आने का था ना। बिल्कुल वो चीज है। और हमारे पास एक मार्केट सेगमेंट वैसा बन चुका है जिसके पास बहुत पैसा है। अगर आप देश में भी देखें, महंगी गाड़ियों की बिक्री ज्यादा हो रही है, महंगे मकानों की बिक्री ज्यादा हो रही है जी। और छोटी गाड़ियों की और दोपहिया वाहनों की या 1-2 रूम के जो फ्लैट्स हैं उनकी बिक्री नहीं हो पा रही है, कम हो रही है। वो आपकी चिंता बिल्कुल अपनी जगह है। लेकिन अब मान लीजिए कि ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे साइबर ट्रक अगर उसकी कीमत चीन में या दुबई में या न्यूयॉर्क में अगर मान लीजिए कि उसकी कीमत 50 लाख रुपए है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो यहाँ पे 20 लाख रुपए में देने लगेगा। और देखिए हम लोगों को एक चीज नहीं भूलनी चाहिए, हम लोग बहुत छोटे स्केल में चीजों को देख रहे हैं। आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। एक समय था जैसे कि सुजुकी के साथ मिलके आपने मारुति कार बनवाना शुरू किया अपने देश जी। में। आपने बहुत सारी बाहर की कंपनियों को बुलाया और हमारी कंपनियों ने उनके साथ मिलकर मोटरसाइकिल बनाना शुरू किया 90s में। उसके बाद क्या हुआ कि वो बहुत सारी कंपनियां अलग अलग हो गई और बहुत सारी इंडियन कंपनियां अपने लेवल पे बहुत बढ़िया मोटरसाइकिल और कारें बनाने लगी, जो कि इंटरनेशनली भी ये लोग बेचते हैं, बाहर भी जाती हैं वो गाड़ियां। तो जब बाहर से टेक्नोलॉजी आएगी, जब बाहर से और इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो पॉलिसी पिछले साल भारत सरकार ने लाई है, जिसमें बात ये हुई है कि आप पहले ले आएंगे, कुछ बेचेंगे यहाँ पे, फिर धीरे धीरे आप लोकली प्रोड्यूस चीजों का इस्तेमाल करेंगे उन गाड़ियों के लिए। लेकिन तो मेरा ये कहना है, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए पहली चीज कि अमेरिका से हमारा बिजनेस फायदे का है, हम लोग फायदा कमाते हैं। अमेरिका में बहुत सारे इंडियंस काम करते हैं जो पैसे भेजते हैं, जिससे कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार को मदद मिलती है जी। तो एक तरफ हमारा ये फायदा है। अगर हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लें उनकी जिद को देखते हुए, तो हम हो सकता है कि हम कल को बेनिफिट में भी रहें
और अभी जो हम बेनिफिट कमा रहे हैं, अभी जो हम मुनाफा कमा रहे हैं, उसको भी हम समहाउ मैनेज कर सके। देखिए खेला सिंपल है कि अमेरिका के साथ पहले भी होता रहा है कि हम अमेरिका से कमाई करते हैं तो हम क्या करते हैं कि उस पैसे से कुछ उनकी चीजें खरीद लेते हैं। कभी जहाज खरीद लिया, कभी कोई हथियार खरीद लिया, कुछ टेक्नोलॉजी ले ली। तो ये एक तरीका होता है एक दूसरे को एडजस्ट करने का। तो मैं समझता हूं कि भारत सरकार थोड़ा सा कॉशस है, थोड़ा मतलब एक सुरक्षित अंदाज से खेल रही है और उनको यही लग रहा है कि अगर कल को हमारे एक्सपोर्ट पर उन्होंने कुछ टैरिफ लगाना बढ़ा दिया, कुछ कर दिया, जैसे चाइना के साथ वो क्या कर रहे हैं ट्रंप, आप देखिए। उन्होंने पहले कहा कि 10% लगाएंगे, तो इन्होंने कहा कि हम भी 10% या 15% लगाएंगे, तो उन्होंने कहा कि हम 20% लगाएंगे, जिस पर कि कल वो उन्होंने जवाब दिया कि अगर आप ट्रेड वार चाहते हैं, चाहे किसी और तरीके का वार चाहते हैं, तो हम तैयार हैं आपके साथ भिड़ने के लिए। तो मैं समझ रहा हूं, मेरे कहने का मैं जिस तरफ से देख रहा हूं कि देखिए आप एक छोटी अर्थव्यवस्था हैं। आप जो आपका दुनिया में, जो दुनिया के बाजार में कुछ एक देश है जिनके साथ आप प्रॉफिट में हैं और आपका इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा है। हम व्यापार घाटा वाला देश है, हम टोटली अगर हमारा देखें निर्यात आयात तो वैसी स्थिति में एक फायदे वाले ग्राहक के साथ, और ये जानते हुए कि अभी जो नया एडमिनिस्ट्रेशन है वो ट्रंप पहले वाले ट्रंप से भी ज्यादा आक्रामक दिख रहे हैं हर मुद्दे पर, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो या कुछ हो। आप देखिए कि वे जब अपने दोस्तों को और अपने पड़ोसियों को नहीं बख्श रहे हैं तो वो आपके साथ क्या रियायत करेंगे। तो मैं समझता हूं कि हम लोगों को चुपचाप मतलब अपना हिसाब देखते हुए वो करना चाहिए। और देखिए जहां तक बात है कि अपने मार्केट को प्रोटेक्ट करने का, तो उस स्थिति में फिर ये भी होगा, जैसे कि आप ऑस्ट्रेलिया के साथ, संयुक्त अरब अमीरात के साथ आपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। अभी आप यूरोपियन यूनियन से और ब्रिटेन से बात कर रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए। आप और देशों से भी बात कर रहे हैं कि भाई कुछ इस तरीके का हो। अमीरात के साथ तो बहुत ही बढ़िया ट्रेड डील है हमारे देश का। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन देकर आप कोई भी देश, दुनिया में कोई भी देश जो है ओवरटली प्रोटेक्शनिस्ट होके अपने आप को वो आगे नहीं बढ़ाया है। ये दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ, चाहे जापान हो, चाहे चीन हो, चाहे साउथ कोरिया हो। लेकिन सर हमारे पास इसी राह पर हमारे पास एक चाइना का एग्जाम्पल भी है, जो अपनी मार्केट में किसी को घुसने नहीं देता, लेकिन पूरी दुनिया की मार्केटों में घुसा हुआ है। नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। मैं आपको इसमें कुछ चीजें बताऊं। आईफोन का बहुत बड़ा बाजार है चीन, टेस्ला का बहुत बड़ा बाजार है चीन, जबकि चीन इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, लेकिन वो टेस्ला भी वहां के लोग बहुत खरीदते हैं। जी। दुनिया में अनाज, सब्जी, मांस, मछली, इन सब चीजों का, सब्जी फल वगैरह का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है चाइना। लेकिन इन चीजों का सबसे बड़ा इंपोर्टर भी वो है। वो अमेरिका से खरीद रहा है, ब्राजील से खरीद रहा है, थाईलैंड से चावल ले रहा है, पाकिस्तान से ले रहा है। लेकिन वो सर कहीं डेफिसिट में नहीं है ना। वो इसलिए नहीं है कि देखिए अब आप ये देखें, वो तो एक उनकी जो ऐतिहासिक डेवलपमेंट रही है पिछले 40-50 साल की, कि अमेरिकन्स और यूरोपियंस ने पैसे डाले और टेक्नोलॉजी आई, वहां पर एक जो है हेल्दी पॉपुलेशन तैयार था 30 साल 20 साल के कम्युनिस्ट रूल के बाद। नशाखोरी खत्म हो गई थी, सब कोई साक्षर था, सब कोई कम से कम सिग्नेचर करना जरूर जानता था। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं, याद आ गई मुझे बात, कि जैसे आपको अरब में जाना है कमाने या अमेरिका में कमाने जाना है तो आपकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं पूछता कोई, आप अनपढ़ हैं तभी भी जा सकते हैं। चाइना में अगर आपको नौकरी करनी है, काम करना है, बिजनेस करना है, तो आपको मिनिमम ग्रेजुएट होना जरूरी है। आपको अदरवाइज वर्किंग वीजा ही नहीं देगा वो, अगर आप ग्रेजुएट नहीं है। तो
उन लोगों ने एजुकेशन का महत्व समझा, दूसरे देशों के साथ, अलग अलग देशों के साथ, जबकि वो लोग खुद संयुक्त राष्ट्र से निकाले गए थे 49 में, 70s में उनको तभी वापस शामिल किया गया। तभी फिर उसके शायद बाद वो आज तभी शायद वो आज अमेरिका जैसे देश को भी आंख दिखा पा रहा है। सर, बयान आया है इस बात पे, जब अमेरिका के राष्ट्रपति अपनी कांग्रेस में ये भाषण दे रहे थे कि हम रेसिप्रोकल टैक्स लगाएंगे इंक्लूडिंग इंडिया एंड चाइना, तो तुरंत बयान आया कि अगर आपको युद्ध चाहिए तो आपको युद्ध मिलेगा, फिर चाहे वो सैन्य युद्ध हो, फिर चाहे वो ट्रेड वॉर हो, चाहे जो हो। लेकिन भारत इतना मजबूत स्टैंड क्यों नहीं ले पा रहा है, जबकि उसकी डोमेस्टिक मार्केट जो है वो सबके लिए हीरे की खान है? देखिए, हम लोगों को देखिए, चीन, जैसा कि आप भी अंडरलाइन कर रहे हैं कि चीन एक बड़ी अर्थव्यवस्था है जी, $12 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है सर। अर्थव्यवस्था है, और वो सिर्फ अर्थव्यवस्था पर ही मत जाइए, आप देखिए कि वो 130 देशों का, दुनिया में 200 देश हैं, 130 देशों का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। और अभी हाल तक तो अमेरिका का भी सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर था। और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं, जिस बात को ट्रंप गुस्से में कनाडा और मेक्सिको पे जो गुस्सा निकाल रहे हैं उसका, और पनामा पे, उसका एक पहलू ये भी है कि जो उसको ऑफशोर बिजनेस कहते हैं, ऑफशोरिंग, उसमें क्या होता है कि चीनी चीजें कनाडा पहुंचती हैं, मेक्सिको पहुंचती हैं, और वहां से वो फिर से री एक्सपोर्ट होती हैं यूनाइटेड स्टेट्स के बाजारों में। तो और बहुत सारा चीज चीन जो है, जैसे अगर आप इंडिया का ही डेटा आप देखेंगे तो बहुत सारा सामान का जो बिल बनता है वो हांगकांग के नाम पे बनता है, तो उसका डेटा अलग हो जाता है। कुछ ऐसा भी है कि चीनी कंपनियां हैं लेकिन उनके हेडक्वार्टर्स या उनके ऑफिसेज जो हैं वो सिंगापुर में हैं या साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में हैं, और वो वहां से आप बिल, अगर कागज आप देखेंगे तो लगेगा कि भाई ये वहां की कंपनी है, सिंगापुर की कंपनी है, हांगकांग की कंपनी है। तो देखिए, चीन जहां पे आज खड़ा है वो दुनिया का पावर हाउस है, वो एक चौथाई, एक तिहाई दुनिया का सारा चीज वो प्रोड्यूस कर रहा है। और देखिए, जब प्रोड्यूस कर रहा है, बेच रहा है, तो वो खरीद भी रहा है, जैसे तेल फॉर एग्जांपल, सीमेंट, लोहा, तो वो बड़ा कंज्यूमर भी है, उसका मार्केट बड़ा है, लोग धनी है तो खूब सामान भी बिकता है वहां पे, लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। समस्या ये है कि देखिए, कनाडा अमेरिका से झगड़ा कर सकता है क्योंकि वो पड़ोसी है, उनका करीबी पार्टनर है। मेक्सिको कर सकता है, उनका पड़ोसी है, उनका पार्टनर है। यूरोप उनके साथ झगड़ा कर सकता है क्योंकि उनका ऐतिहासिक रिलेशन है, अमेरिका बेसिकली यूरोपियन लोगों की ही बनाया हुआ देश है। लेकिन हम लोगों को यह वास्तविकता समझनी चाहिए, और उसमें मैं समझता हूं कि सरकार, सत्तारूढ़ पार्टी, उसके इंटेलेक्चुअल्स, उसके जो सपोर्टर पत्रकार और लोग हैं, वो लोग जो ये छाती पीटने वाली बात करते हैं ना, छाती पीटने वाली नहीं, छाती ठोकना बोलते हैं ना उसको, जी, छाती ठोकने वाली बात। हाँ, तो हमने ये कर दिया, हमारा प्राइम मिनिस्टर गया, देखो वर्ल्ड स्टेज पे हमारी इज्जत बढ़ गई, पहले तो कोई नहीं जानता था, खुद प्राइम मिनिस्टर ने इस तरह की बातें कही। तो इससे एक देश में भ्रम फैला कि हम लोग सचमुच में, मतलब वी हैव अराइव्ड। और ऑपोजिशन जो आज बार बार पूछ रहा है कि भाई प्राइम मिनिस्टर लाल लाल आंख क्यों नहीं दिखा रहे हैं चाइना को या ट्रंप को, तो वो बेसिकली वो तंज कर रहा है कि भाई इतना बड़ा बड़ा आप हाँकते रहे हैं, और वो चीजें कहां गई, वो हेकड़ी कहां गई। लेकिन ये वास्तविकता से नजर हम नहीं फेर सकते कि आप भले दुनिया में कह लें कि परचेजिंग पैरिटी पे आप तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, नॉमिनल जीडीपी में आप 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति आय पे जब आप जाते हैं, गुर्बत पे आप जाते हैं, आप शिक्षा और अकुशल मजदूरों की संख्या पे जब जाते हैं, और देखिए, जैसे परचेजिंग पैरिटी जो होती है उसको अर्थव्यवस्था का सबसे सही मानदंड माना जाता है। उसमें यह है कि अगर मेरे पास मान लीजिए कि $1 है, तो $1 में मैं अमेरिका में क्या खरीद सकता हूं, $1 में मैं चीन में क्या खरीद सकता हूं, $1 में मैं हिंदुस्तान में क्या खरीद सकता हूं।
तो उसमें हम तीसरे नंबर पर हैं। लेकिन सच्चाई है कि हमारी बड़ी आबादी के पास तो है ही नहीं, पैसा ही नहीं है। भाई $1 रहेगा तब ना आप जाके बाजार में खरीदें, खर्चा करेंगे। अभी बीबीसी वाली रिपोर्ट आपके नजर से गुजरी है ना अभी, जिसमें कहा गया है कि 100 करोड़ लोगों के पास जो है खर्चने के लिए पैसे नहीं है। जी जी जी। हालांकि मुझे लगता है कि 100 करोड़ की संख्या थोड़ी ज्यादा वो लोग बता रहे हैं। वो संख्या एक्चुअली 50-60 करोड़ के की है कि सर 50-60। सत्ताधारी पार्टी ही बता रही है कि 85 करोड़ लोगों को हमें राशन बांटना पड़ रहा है। हाँ, तो मतलब वो संख्या 100 करोड़ के आसपास भी हो तो आश्चर्य वाली बात नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि उसी बीच में बहुत सारी और चीजें भी तो हो रही हैं, जैसे कि बाजार गिर रहा है तो कभी महंगाई बढ़ रही है, तमाम तरीके के खर्चे बढ़ रहे हैं। मेडिकल मेडिकल का जो आपका इन्फ्लेशन है वो डबल डिजिट में है, फूड का इन्फ्लेशन डबल डिजिट में। तो वो बात सही है, आश्चर्य की बात नहीं है। तो वैसी स्थिति में अगर मुझे पता है कि मेरी असली हैसियत क्या है, तो मैं बाहर में जब डील करने जाऊंगा तो मेरा मैनरिज्म जो होगा वो बहुत ही विनम्र, झुका हुआ, विनम्र होगा। वो वही टेंडेंसी अभी हमारी सरकार की तरफ से है। और अब वो माने ना माने, उनके सपोर्टर माने ना माने, वो अलग बात है। और मैं भी मानता हूं, कल भी मैंने ट्विटर पे दोबारा लिखा कि बिल्कुल पंगेबाजी की जरूरत नहीं है ज्यादा। आप औरंगजेब बनने जाएंगे, गड़बड़ा जाएगा मामला। हाँ, मतलब आप देखिए, यहाँ पे 2-3 चीजें और मैं आपको अंडरलाइन करा दूं कि एक तो ट्रंप दूसरे टर्म में आए हैं तो वो दूसरे तरीके के व्यक्ति होके आए हैं। उन पर हत्या की कोशिश हुई, उनको जेल डालने की कोशिश हुई, उनको हर तरीके से अमेरिका के भीतर बाहर बदनाम करने की कोशिशें हुई। अभी भी कहा जा रहा है कि वो पुतिन के एजेंट हैं, शी जिनपिंग के एजेंट हैं। तो वो आदमी बहुत एग्रेशन में है। और उन्होंने आसपास जो अपनी टीम खड़ी की है, उनकी उम्र जरा देखिए, कोई 40 साल का उपराष्ट्रपति है, 42 साल 44 साल का एफबीआई का चीफ है, 42-45 साल की वो उसकी इंटेलिजेंस चीफ हैं। एक केवल ये उनके जो विदेश सचिव हैं वो करीब 55-56 साल के हैं, और वो कोई उसी उम्र की हैं जो उनकी अटॉर्नी जनरल है। तो और एलन मस्क 52-54 साल के हैं। तो आखिरी टर्म में पूरा अग्रेशन दिखा देना चाहते हैं क्योंकि अगली बार राष्ट्रपति तो बनने नहीं वाले हैं। बात उसी की नहीं है, जो बाकी हैं, जो जो उनके सामने सामने तो पूरी जिंदगी है ना। अभी उपराष्ट्रपति को भी तो कल राष्ट्रपति बनना है, और अभी तो ये लोग 40-40 में है। हम लोग क्या, तो 40 साल में लोग कैरियर शुरू करते हैं जी। तो वो, और अमेरिका की हालत सचमुच में खराब है, ये भी आपको और हमको समझनी चाहिए। उन पर $40 ट्रिलियन के आसपास का कर्जा है, 85% जीडीपी का डेप्ट है। और इसीलिए आप देख रहे हैं ना कि नौकरी से निकाल रहे हैं, अपने बाहर के खर्चे बचा रहे हैं, कह रहे हैं कि सब ऑडिट करो, पैसा बर्बाद हो रहा है उसको रोको। तो उनको नगदी कहां से आएगी? उनकी भी मजबूरी है कि टैरिफ से ही वो नगदी ले आएंगे। सर एक 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 सवाल और इसमें कि इलॉन मस्क का जो सरकार में शामिल हुए हैं, अमेरिका की सरकार में, और इलॉन मस्क भारत की मार्केट में घुसने की कोशिश पिछले कई सालों से करते रहे हैं और उनको इसी टैरिफ की वजह से बाहर रखा गया है। क्या यह भी एक मजबूत एंगल है इस पूरी स्थिति को समझने का कि इलॉन मस्क की भारत में एंट्री करवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ये सारी जुगत कर रहे हैं? देखिए, मुझे उस बात से उतनी चिंता नहीं है, अगर ये एंगल है भी तो। मतलब हमारे पास तो कोई एविडेंस नहीं है कि हम लोग इतना बड़ा आरोप लगाएं, लेकिन मान भी लिया जाए कि ये एक फैक्टर है, तो ज्यादा चिंता ये होनी चाहिए कि ये जो टैक्स टेस्ला का घटेगा, तो क्या वो सिर्फ टेस्ला के लिए घटेगा या चाइनीज कंपनियों के लिए भी घटेगा? और हम मुझे जो सबसे बड़ी चिंता है, जिस पर कि मैं समझ रहा हूं कि ज्यादा बात होनी चाहिए, कि जब ये ट्रेड वार दुनिया भर में शुरू होगा और इसके अलग अलग रिपरकशंस होंगे, चाइना का अपना हिसाब बनेगा, कनाडा, मैक्सिको, यूरोपियन यूनियन का अलग बनेगा, हिंदुस्तान का अलग बनेगा, तो बहुत सारे देश हो सकता है कि अपने लिए दूसरा बाजार खोजें।
कि भाई अमेरिका में सामान बेचना मुश्किल हो रहा है तो चलो इंडिया को बेच दो या ब्राजील को बेच दो या यूरोप में बेच दो। तो वो उस पर हमको विचार करना चाहिए कि क्या उससे हम लोगों को, हमारा जो एक्सपोर्ट बाजार है, हम जो दुनिया में अपना फुटप्रिंट थोड़ा बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्या उसको तो दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी चीज कि हमारे यहां तो डंपिंग नहीं शुरू हो जाएगी इन इन अलग अलग मार्केट्स से। तो मेरी चिंता ज्यादा उसको लेकर है। बाकी देखिए, रही बात टेस्ला की, तो मैं मानता हूं कि टेस्ला या चाइनीज कंपनियां BYD वगैरह अगर भारतीय मार्केट में आएंगी तो थोड़े देर के लिए हमारे जो व्हीकल इंडस्ट्री है उसको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, चैलेंजेस मिलेंगे। लेकिन जब आप मुक्त बाजार व्यवस्था में हैं तो आप कंपटीशन नहीं होगा, हेल्दी कंपटीशन नहीं होगा, नई टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, फीचर्स नहीं बढ़ाए जाएंगे। आप रोड पे जाइए, सारी गाड़ियां एक जैसी दिख रही हैं, कोई इनोवेशन आए, कुछ आए। अब जैसे आईफोन के साथ क्या हुआ, उसका मार्केट पे एक बहुत बड़े मार्केट पे पकड़ है, उसका उसका लॉयल कस्टमर बेस है, तो वो पिछले 5 साल से एक ही फोन बेचे जा रहा है, खाली नंबरिंग करके 13, 14, 15, 16 करके। तो ये आप मार्केट में कंपटीशन बढ़े। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे जो लगता है कि हमारे देश में अभी जो अवेलेबल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो चाइनीज और टेस्ला के क्वालिटी से बहुत नीचे हैं और महंगी ज्यादा हैं। उसी तरीके से आप देखें जो स्टारलिंक का जो इंटरनेट है, आप कहीं भी बैठे हुए हैं, आपको कोई तार और किसी तरीके के उसका झंझट नहीं है, कहीं भी डिश एंटीना टाइप से खड़ा कर दीजिए, रख दीजिए उसको और अपना काम करिए। अगर वो चीज आती है, अगर हम देखिए डिजिटल इंडिया की तो बात कर रहे हैं, लेकिन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कहां हमारा? एक तरफ फ्रॉड हो रहा है, दूसरी तरफ रील्स बन रहे हैं, यही तो हो रहा है। मतलब इस पूरे प्रकरण में भारत अगर जो है कुछ समय के लिए टैक्स घटा भी देता है अमेरिका के प्रेशर में आके, तो फिर भारत का लॉन्ग रन में फायदा हो सकता है, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? हो सकता है, लेकिन हम हमारे देश के साथ तो ये भी एक मुसीबत जुड़ी हुई है ना कि हम अपॉर्चुनिटीज को खोने में माहिर लोग हैं, हम अपॉर्चुनिटी को अपनाने में माहिर लोग नहीं है। हम उसके लिए नहीं जाने जाते हैं कि कोई नई चीज आई है तो उसको कैसे इस्तेमाल करें अपने फायदे के लिए और आगे बढ़ाने के लिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप मार्केट में आने दीजिए और आप देखिए कि कंपटीशन में कितना क्या हो रहा है। कोई गड़बड़ाने की बात नहीं है, मैंने आपको डेटा दे दिया। कुछ चीजों पर ही वो टैक्स का झगड़ा है, दारू पर है, मोटरसाइकिल पर है, कार पर है। बाकी पे तो आप 80% सामान पे एक सामान्य टैरिफ ही लग रहा है, सामान्य टैरिफ लग रहा है, 20% से कम है, 10% से कम है। सर जी, आखिरी सवाल की तरफ मैं जाऊंगा। सर, सरकार का जो रवैया है, हमारी भारत सरकार का रवैया है, फिर चाहे विदेश मंत्री हो, फिर चाहे हमारे नरेंद्र मोदी हो, प्रधानमंत्री जी हो, वे खुलकर कुछ नहीं कह रहे हैं। खुद नरेंद्र मोदी तो पिकनिक पे गए हुए हैं, गिर जंगल की सैर कर रहे हैं, रिलायंस के चिड़ियाघर घूम रहे हैं, तमाम चीजें सामने आ रही हैं। सरकार का रवैया इग्नोरेंस का दिखाई दे रहा है। अगर काम भी कर रही हो तो शांति से कर रही है, पब्लिक के सामने एक वही इमेज जो है थोपी जा रही है, 56 इंच का सीना। इस पे क्या कहेंगे सर? अब देखिए, अब इसमें कहने की क्या बात है, ये तो एक अफसोसनाक मंजर आपके सामने है कि भाई मैं जैसे मैं कहता हूं कई बार कि अगर मेरे मोहल्ले में नाली अगर बह रही है या मेरे सड़क टूटी हुई है या मेरे पास आमदनी नहीं है, रोजगार नहीं है, तो इसके लिए किसी टेलीविजन चैनल या किसी यूट्यूब चैनल पर डिबेट की जरूरत नहीं। हो तो मैं देख रहा हूं ना कि वो हो रहा है। तो आप अगर मुझे कहें कि क्या भाई साहब सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, मैं रोज 24 घंटे इंटरनेट पे बैठा रहता हूं, मुझे आप समझाएंगे कि स्पीड कितनी आ रही है इंटरनेट की स्पीड में हम दुनिया में कहां खड़े हैं जी। और हमारा जो फूड इनटेक है, जो हमारी कैलोरी इनटेक है, जो बीमारियां हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बेहतरी नहीं हुई है, ओवर द इयर्स कुछ ना कुछ चीजें हुई हैं। भारत सरकार के दो तीन चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत अच्छी हैं, जैसे कि प्रोडक्शन लिंक्ड जो योजना है जिसमें वो बिजनेसेस को पैसे दे रहे हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ाइए।
डिफेंस सेक्टर को खोला गया, डिफेंस में हमारा, हालांकि वो नॉन टेक्निकल है लेकिन डिफेंस में हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है, अच्छा बढ़ा है, वो चीजें अच्छी हो रही हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि दिखावा ज्यादा है और अचीवमेंट कम है, और लोगों को, और मैं हूं, आप हैं, कोई भी है, वो अपनी हकीकत से नजर चुरा के क्या हासिल कर लेगा, चाहे वो देश हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे मोहल्ला हो। कॉमन सेंस की बात है ये। तो मैं समझता हूं कि, और देखिए लोग भी समझते हैं, वोट देने का अलग बात है कि वो कई सारी मुद्दे होते हैं, कई सारे हमारे सोसाइटीज के अंदर चीजें हैं, तो उसके ऊपर कोई जीत जाए कोई हार जाए वो एक अलग इशू है। लेकिन मैं समझता हूं कि यह भ्रम ज्यादा दिन तक नहीं चलना चाहिए लोगों के मन में। आप वोट भले किसी को दे दें, आप किसी को दोबारा तिबारा चौबारा आप बना दें, वो एक अलग इशू है, लेकिन इस भ्रम में ना रहें कि दुनिया में हम बहुत, और मैं समझता हूं कि ये प्राइम मिनिस्टर को और हमारे विदेश मंत्री को भी बात जो है अब समझ में आ गई। जैसे आपने देखा था जब रूस यूक्रेन युद्ध में कोई शांति की बात नहीं कर रहा था, तो प्राइम मिनिस्टर ने उसमें नंबर बढ़ा लिया अपना, बार बार शांति की बात कहकर। जी। लेकिन जैसे ही अब यूक्रेन की कहानी में ट्विस्ट आया है, तो अब भाई कर लो अपना जो करना है। हालांकि कल जयशंकर ने उस पर कुछ बोला है कि हम तो शांति के पक्षधर हैं। अब एक मुहावरा जुमला गढ़ लिया गया, शांति के पक्ष में है, ठीक है जी, ठीक है। तो देखिए, आप इस पूरे जो ट्रेड वॉर में, बयानबाजी की वॉर में कौन जीतेगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फ्री ट्रेड की, फ्री मार्केट की जो बात, जो अवधारणा गढ़ी गई थी, जो अवधारणा लिखी गई थी, वो यही था कि उसमें उपभोक्ता का, एंड यूजर का फायदा होना चाहिए और एक होलसम नजरिए में तरक्की की ओर बढ़ने चाहिए। क्या इस पूरे ट्रेड वॉर में तरक्की की ओर बढ़ा जाएगा? क्या ये केवल एक राजनीतिक बहस, अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक बहस बनकर रह जाएगी? ये तो भविष्य बताएगा। इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए प्रकाश सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस तरह की चर्चाएं और देखते रहने के लिए बोलता हूं हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।